हेलो बच्चों, माई सेल्फ डॉक्टर पाली वर्मा, योर ज़ूलॉजी टीचर। और हम फिर से आज मिले हैं एक नया लेक्चर लेकर आपके अपने द्रोणा बैच में, जिसमें हमने स्टार्ट किया हुआ है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जिसके हम ऑलरेडी 2 लेक्चर कर चुके हैं। आई होप सबने अच्छे से उन लेक्चर्स को देखा होगा और समझ भी आ ही गए होंगे। ठीक है, तो बेटा हमने लास्ट लेक्चर में क्या किया था? हमने लास्ट लेक्चर में पॉपुलेशन एक्सप्लोजन किया था। आई होप वो सबको समझ आ गया था। मैंने आपको बताया था कि अगर किसी भी एरिया की पॉपुलेशन इंक्रीज होनी है, इसका मतलब उसके रीजन क्या हो सकते हैं कि वहां हुई है इमिग्रेशन। वहां पर एक एरिया है, उसमें लोग आए हैं, दैट इज इमिग्रेशन। या वहां का बर्थ रेट इंक्रीज हुआ है। बर्थ रेट के लिए आप एक और टर्म यूज कर सकते हैं बेटा, दैट इज नेटैलिटी, NATALITY, दैट इज नेटैलिटी। मतलब अगर उस एरिया की नेटैलिटी ज्यादा है, मींस वहां की पॉपुलेशन जो है वो बढ़ रही है। अगर वहां की डेथ रेट कम है, पॉपुलेशन बढ़ रही है। सो ये रीजन थे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होने के। अगर इनसे आप कम कर दोगे, एमिग्रेट, बाहर निकालो, लोगों को एग्जिट कराओ, पॉपुलेशन कम हो जाएगी। बर्थ रेट कम कर दो, पॉपुलेशन कम हो जाएगी। डेथ रेट इंक्रीज हुई, पॉपुलेशन कम हो जाएगी। ठीक बेटा, आई होप समझ आ गया होगा। उसके बाद हमने किया था बर्थ कंट्रोल स्टार्ट, मींस कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हमने किए स्टार्ट, जिसमें मैंने आपको बताया कुछ होते हैं टेम्परेरी मेथड्स, कुछ होते हैं परमानेंट। हमने सबसे पहले स्टार्ट किया था टेम्परेरी मेथड, जिसके अंदर हमने ऑलरेडी कौन से मेथड्स किए हैं बेटा? वन इज द नेचुरल मेथड्स, जिसमें मींस आप कुछ बाहर से चीज यूज नहीं कर रहे, जस्ट आप अपनी बॉडी को देख रहे हो कि हमारी बॉडी में कैसे कैसे क्या क्या चेंजेस होते हैं, किस तरीके से हम कॉन्ट्रासेप्शन को रोक सकते हैं। जिसमें फर्स्ट हमने किया था बेटा रिदम मेथड, जिसे आप कहते हैं कैलेंडर मेथड या पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। आई होप क्लियर था वो सबको। सिंपल सी बात है भाई, 14th डे पे ओव्यूलेशन होती है, उस 14th के पहले 3 और लास्ट के 3 डे भी उसमें इंक्लूड कर दो। 10 से 17 दिन का अनसेफ पीरियड होता है। क्यों 3-3 दिन ऐड और माइनस किए उसमें? क्योंकि जो आपका स्पर्म है वो 3 दिन तक जो है वेजाइनल ट्रैक्ट, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट ऑफ वुमेन में सरवाइव कर सकता है, इसलिए। ठीक है, एक मेथड ये था। सेकंड मेथड था बेटा आपका लैक्टेशनल एमेनोरिया, मींस जो इंटेंसली लैक्टेटिंग मदर होती है, नॉर्मली अप टू 6 मंथ, ये भी सब में नहीं होता है वैलिड। ठीक है, नॉर्मली अप टू 6 मंथ जो है उनके अंदर इंटेंसली लैक्टेटिंग है, तो उनमें क्या है, मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती ही नहीं है, क्योंकि प्रोलैक्टिन का लेवल ज्यादा है, तो FSH और LH नहीं बन पाते। सिंपल। थर्ड मेथड इसके अंदर हमने किया था विड्रॉल मेथड, दैट इज क्वाइटस इंटरप्टस, जिसके अंदर मेल जो है बिफोर इजैक्यूलेशन ही जस्ट विड्रॉज हिज पेनिस फ्रॉम द फीमेल्स वजाइना। इतना क्लियर था बेटा? ये हो गया। फिर हमने किया था बैरियर मेथड, उसमें हमने कॉन्डोम्स की बात की थी। कॉन्डोम्स 2 टाइप के थे, मेल के लिए एंड फीमेल के लिए। मेल के लिए जो मोस्ट पॉपुलर कॉन्डोम है दैट इज निरोध। ठीक है, वैसे तो बहुत सारी ब्रांड्स हैं, अब कॉमनर पॉपुलर इन द सेंस कि वो टाइम से जो चल रहे हैं। और फीमेल्स के कॉन्डोम्स जो होते हैं उन्हें बोला जाता है फेमिडोम्स। आई होप क्लियर था। थिन रबर या लेटेस्ट शीट से ये बना होता है। इतना हम ऑलरेडी कर चुके हैं। फिर मैंने आपको बताया कि सर्वाइकल कैप, डायफ्राम, वोल्ट्स, ये कुछ बैरियर मेथड हैं विच आर ओनली एंड ओनली यूज बाय द फीमेल्स। ठीक, आज का जो हमारा लेक्चर रहने वाला है, हम बर्थ कंट्रोल को ही आगे कंटिन्यू करेंगे बेटा। अब इसके अंदर अगर आपको कुछ याद हो, हमने जो पहला पैरा जो एक मैंने आपको चार्ट सा बनवाया था, उसमें हमने उसके हमने नेचुरल मेथड कर लिए, बैरियर मेथड कर लिए। अब हम स्टार्ट करेंगे आज का हमारा लेक्चर विद IUDs, दैट इज इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। किससे स्टार्ट करेंगे बेटा? इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। सिंपल सी बात, एक आप लेआउट लो इसका। क्या है IUDs? IUDs का मतलब है कोई ऐसा मेटेलिक या प्लास्टिक का स्ट्रक्चर होता है जिसको फीमेल के वेजाइना के थ्रू, या यूं कह लो वेजाइना में सर्विक्स के थ्रू जाकर यूट्रस के अंदर डाल दिया जाता है, जिससे क्या होता है कि जो ओवम है और जो स्पर्म है वो मीट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, उनकी फर्टिलाइजेशन नहीं होगी। इनकेस फर्टिलाइजेशन हो भी जाती है तो उनकी इम्प्लांटेशन भी ये नहीं होने देते हैं। ठीक है, क्लियर है? IUDs मींस इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, एक ऐसी डिवाइस जो यूट्रस ऑफ फीमेल में डाली जाती है, मींस IUDs आर ओनली फॉर द
फीमेल्स। आईयूडीज भी किसके लिए है? फीमेल्स के लिए है। अब इसमें हम बताएंगे, और ये आईयूडीज कोई भी नहीं डाल सकता, ऐसा नहीं है जैसे कॉन्डोम्स वगैरह थे, उसको यूजर ही कैन यूज इट, है ना। बट आईयूडीज में बेसिकली आपको क्या चाहिए? एक्सपर्टाइज डॉक्टर या एक एक्सपर्ट नर्स चाहिए जो उस आईयूडी को, जो उस डिवाइस को क्या करे, फीमेल के यूट्रस में इंसर्ट कर दे। क्लियर है बेटा? ठीक है। अब इसमें हम पढ़ेंगे कि जो आईयूडीज हैं, आईयूडीज जो हैं मोस्ट वाइडली यूज मेथड है ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन इन इंडिया। अगर आपसे पूछे कोई कि इंडिया में सबसे ज्यादा कौन सा मेथड यूज किया जाता है फॉर कॉन्ट्रासेप्शन, देन योर आंसर विल बी आईयूडीज, दैट इज इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। अब आईयूडीज की मैं आपको 3 टाइप बताऊंगी। एक तो होती है नॉर्मल सी आईयूडीज, ठीक है, उसके अंदर हम लिपीज लूप लेंगे, नॉन मेडिकेटेड आप कह सकते हो। एक होती है कॉपर रिलीजिंग, एक ऐसी आईयूडीज है जो कॉपर रिलीज करती है। भाई कॉपर क्यों? कॉपर इसलिए क्योंकि जो कॉपर होता है बेटा, वो अगर मान लो इंसेमिनेशन हुआ, स्पर्म आए फीमेल के उसमें जेनिटल ट्रैक्ट में, तो वो कॉपर क्या करता है, जो सर्विक्स होता है, सर्विक्स में मैंने आपको क्या बताया था, म्यूकस होता है, उस म्यूकस को क्या करता है? थिक कर देता है। म्यूकस को जैसे ही थिक करेगा तो स्पर्म की जो मोटिलिटी है, स्पर्म जो ऐसे ऐसे करके मूव करता है, वो मूव नहीं कर पाएगा। तो जो कॉपर आयन है, दे जस्ट सप्रेस द स्पर्म मोटिलिटी, और साथ में जो कॉपर आयन है वो फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी जो होती है स्पर्म की, उसको भी डिक्रीज करता है। उसको भी क्या करता है बेटा? डिक्रीज करता है। ठीक है। फिर हम करेंगे कुछ हार्मोनल आईयूडीज भी होते हैं। ठीक है। हार्मोनल आईयूडीज बेसिकली क्या करते हैं? वो भी एंडोमेट्रियम के अंदर ऐसे चेंजेस करते हैं कि इंप्लांटेशन नहीं हो पाती है। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फटाफट से अपनी नोटबुक खोलिए, बट बढ़िया सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे नोट्स बनाइए। ठीक है, चलो। हमने स्टार्ट किया हुआ है बर्थ कंट्रोल मेथड्स, और जिसमें आज का हमारा लेक्चर स्टार्ट होगा आईयूडी से, दैट इज इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस मीन्स आईयूडीज। क्या बेटा? सो आईयूडीज दैट इज द इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस, ऐसी डिवाइसेस जो फीमेल के वेजाइना के अंदर जो है बेटा इंसर्ट की जाएगी। जैसे कि मैंने आपको बताया, फर्स्ट पॉइंट हम यही लिख देते हैं, दे आर वन ऑफ द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड, most widely accepted method of contraception used by females in India. इंडिया के अंदर जो सबसे मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड है इज द आईयूडीज विच इज यूज्ड बाय द फीमेल्स। क्लियर है बेटा? ठीक है। और अब एक और बात लिख लो, इट इज द आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड फॉर आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड फॉर फीमेल। ये याद रखना है, कभी सोचो कि मेल भी यूज करेंगे, नहीं। यूट्रस में डाल रहे हैं तो यूट्रस तो भाई फीमेल में है ना, तो फीमेल ही यूज करेंगे, सिंपल सी बात है। ठीक है। तो आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है फीमेल के लिए। कौन सी फीमेल्स के लिए बेटा? जो अपनी प्रेगनेंसी को डिले करना चाहती हैं, या जो चाहती हैं कि उनके बच्चों के बीच में स्पेसिंग हो, मींस एक बच्चा अभी हुआ है तो वो चाहते हैं 3 साल बाद, 5 साल बाद, जितना भी वो गैप रखना चाहते हैं अपने बच्चों के बीच में, वो रख सके। ठीक है। सो इट इज एन आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव method for female who want to delay their pregnancy, एक तो अपनी प्रेगनेंसी को डिले करना चाहते हैं, और स्पेस बिटवीन
चाइल्ड, जो अपने बच्चों के बीच में थोड़ा सा स्पेस भी रखना चाहते हैं, उनके लिए ये बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है। ठीक है, अब जो मैंने पहले आपको बताया कि ये जो कुछ डिवाइसेस होती हैं नॉर्मली प्लास्टिक की होती हैं, हल्की मेटल की होती हैं, ठीक है, तो ये डिवाइसेस जो हैं दे आर इंसर्टेड इनटू द फीमेल यूट्रस बाय प्रोफेशनल डॉक्टर, और यू कैन से एक्सपर्टाइज जो नर्सिस होती हैं, वो जो नर्स एक्सपर्ट हो उसके अंदर, वही इस प्रोसीजर को कैरी आउट करे, या आप ऐसी जगह पे करवाओ जहां पर उनको इस चीज की एक्सपर्टाइज हो। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, तो आप इसमें लिख सकते हैं दीज आर इंसर्टेड बाय, यहीं पे लिख दो बेटा, दीज डिवाइसेस आर inserted by doctors or expert nurses into the through cervix into the uterus। सिंपल सी बात है, वेजाइना से होते हुए, सर्विक्स से होते हुए यूट्रस के अंदर ये जो डिवाइस हैं, ये जो आईयूडीज हैं, दे आर प्लेस्ड बाय द डॉक्टर्स और द एक्सपर्ट नर्सेज। आई होप इतनी बात क्लियर है बेटा? क्लियर, चलो ठीक है। अब हम इसके अंदर ये लिखते हैं कि ये जो इसकी टाइप्स हैं वो कौन सी होती हैं, टाइप्स ऑफ आईयूडीज। फिर मैं आपको इसका एक डायग्राम दिखाऊंगी बहुत प्यारा सा, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था 3 टाइप की आईयूडीज होती हैं, तो द टॉपिक इज टाइप ऑफ आईयूडीज। आईयूडीज की अगर हम टाइप की बात करें तो सबसे फर्स्ट आईयूडी है वो है आपकी नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज, ठीक है। सेकंड है बेटा आपकी कॉपर रिलीजिंग, IUDs, and the third one is hormonal IUDs। ठीक है बेटा, तो यहां पर हमने 3 टाइप की आईयूडीज लिखी। एक होगी आपकी नॉन मेडिकेटेड, मींस एक सिंपल सी डिवाइस है भाई, इसका काम है कि स्पर्म और ओवम को मिलने नहीं देना है, ठीक है। इसके अंदर आप एग्जांपल लेंगे लिपिज लूप, ठीक है। जो नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज है इसमें आपको यह एग्जांपल याद रखना है, लिपिज लूप। और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं पहले बता रही हूँ, ठीक है। ये जो 3 टाइप की आईयूडीज मैंने लिखी हैं ये विद एग्जाम्पल आपको याद होनी चाहिए बेटा। डायरेक्ट क्वेश्चन, बहुत ही इजी और बहुत ही मतलब डायरेक्ट जिसको कहते हैं ना, आपको पता है कि हाँ भाई यही आएगा, ठीक है, उस टाइप का ये क्वेश्चन है। सो 1 इज द लिपिज लूप। सेकेंड नंबर में आप क्या लिख सकते हो बेटा, कॉपर रिलीजिंग के अंदर आप लिखोगे कॉपर T, कॉपर 7 एंड मल्टी लॉर्ड 375, ठीक है। तो ये आपको ये आपको याद रखनी है। कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज के अंदर कौन सी बेटा, कॉपर T, कॉपर 7 एंड मल्टी लॉर्ड 375। सिमिलरली अगर मैं हार्मोनल आईयूडीज की बात करूं, आईयूडीज की बात करूं तो इसमें आप एग्जांपल लिख सकते हो प्रोजेस्टा सर्ट और एक है बेटा LNG20, ठीक है। प्रोजेस्टा सर्ट एंड LNG20 ये आपके एग्जाम्पल हो गए हैं किसके, हार्मोनल आईयूडीज के। किसके एग्जाम्पल है बेटा, हार्मोनल आईयूडीज के। क्लियर है?
ठीक है। सो 3 टाइप के आईयूडीज हैं, साथ साथ बोलो। नॉन मेडिकेटेड, जिसमें आप याद रखोगे लिपिज लूप। फिर होती है आपकी कॉपर रिलीजिंग, जिसमें आप कह सकते हो कौन आएगा, कॉपर टी, कॉपर 7 एंड मल्टीलोड 375। ये इनके ब्रांड नेम्स आप कह सकते हो, इस नाम से आती है ये, ठीक है। उसके बाद हार्मोनल आईयूडीज में आप याद रखेंगे बेटा प्रोजेस्टा, सर्ट एंड LNG-20। LNG-20। अब मैं आपको एक, बेसिकली कॉपर टी है क्या, देखो कॉपर टी ये होती भी जो आपकी आयोडीज हैं ये टी शेप की ही होती हैं, और इनको वेजाइना के थ्रू, सर्विक्स के थ्रू जाते हुए यूट्रस के अंदर डाल दिया जाता है। कैसी, मतलब कैसी दिखती होंगी, कभी सोचा है? एक मिनट, मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ अभी इसके अंदर। ये देखना बेटा, इस वीडियो को जो है हम ध्यान से देखेंगे। देखो ये इन्होंने क्या किया, अंदर लाए इस पाइप को, और ये जो आपको दिख रहा है ये रेड कलर का स्ट्रक्चर, और इसके साथ में क्या थी, टेल थी, इसे कहते हैं हम आईयूडी। ये देखो अंदर गए यूट्रस के थ्रू, यहाँ पे 12 यूट्रस के अंदर आए, इसको यहाँ पे रख दिया गया, ये विद हेड क्या है आपकी आईयूडी। फिर से देखो एक क्या, ये गए, ये जो रेड कलर का स्ट्रक्चर आया यहां से, और ये थी इसकी टेल, ये ऐसे ही है। तो दिस आईयूडी, आई होप कैसे कैसे होती है। हम कहां पे गए थे, वेजाइना से सर्विक्स के थ्रू यूट्रस में गए और उसको ऐसे प्लेस कर दिया गया, ठीक है। तो ये कुछ कुछ कैसी दिखी आपको, कुछ ऐसी थी, ऐसे ऐसे, ये हल्की सी नीचे यहाँ पर थिक थी, ठीक, और नीचे यहाँ पे उसकी क्या निकलती है, थ्रेड, जिसके थ्रू इसको बाद में इजीली हम बाहर निकाल सकते हैं, या इससे देखा जाता है कि क्या ये एग्जैक्ट पोजीशन पर है। क्लियर है, क्लियर होगी, समझ आ गई बात कि आईयूडीज होती कैसी, कैसी दिखती है, कैसी फीमेल के वेजाइना के थ्रू जाते हुए यूट्रस के अंदर इसको फिट किया जाता है, ठीक है। ऑल क्लियर, ठीक है। अब हम करेंगे बेटा इसका MOA। MOA क्या है मैम, MOA है बेटा मोड ऑफ एक्शन। मोड ऑफ एक्शन ऑफ आईयूडीज। ये आईयूडीज आखिर जब हम इसको यूट्रस के अंदर इंप्लांट कर देते हैं तब ये काम कैसे करती हैं। तो फर्स्ट पॉइंट इसके अंदर यही है कि जो ये आईयूडीज हैं दे इंक्रीजेस द फैगोसाइटोसिस ऑफ द स्पर्म। ये एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर देती है यूट्रस के अंदर कि हमारी जो यूट्रस का जो एपिथीलियम है, जो वेजाइनल एपिथीलियम है, वो स्पर्म्स की बहुत ज्यादा फैगोसाइटोसिस करना शुरू कर देता है, उसको किल करना शुरू कर देता है, उसको खाना शुरू कर देता है, ठीक है। तो आप क्या बोलेंगे बेटा, दे इंक्रीजेस द फैगोसाइटोसिस ऑफ द स्पर्म्स विद इन द, कहां पर बेटा, यूट्रस के अंदर। तो आप इसमें लिख दो आईयूडीज जो हैं दे इंक्रीजेस द phagocytosis of sperms in the uterus। Phagocytosis of the sperm in the यूट्रस। अब एक तो क्या करती है, फैगोसाइटोसिस इंक्रीज करती है, दूसरा क्या करती है, मैंने आपको बताया था, दे डिक्रीजेस द मोटिलिटी ऑफ द स्पर्म। मोटिलिटी मतलब उनकी जो मूवमेंट है उसको कम कर देते हैं, कैसे, बाय थिकनिंग द सर्वाइकल म्यूकस, ठीक है। सो इसमें लिखो बेटा, दे डिक्रीजेस द मोटिलिटी ऑफ स्पर्म्स। मोटिलिटी ऑफ स्पर्म को कैसे डिक्रीज करते हैं, बाय, जस्ट सिंपल लिख दो, बाय थिकनिंग ऑफ सर्वाइकल म्यूकस। जो सर्वाइकल म्यूकस होता है उसको थिक कर देगा। कोई थिक
सी जगह होगी उसमें बेचारा स्पर्म कैसे मूव कर पाएगा ना, फंसी जाएगा। तो क्या करते हैं, दे जस्ट डिक्रीजेस द थिकनिंग ऑफ द decreases the motility of the sperm and also decreases the fertilizing capacity of sperms। अब बेटा एक बात याद रखना है, ये जो मोटिलिटी ऑफ स्पर्म डिक्रीज हुई है या फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी डिक्रीज हुई है स्पर्म की, ये मेनली होती है कॉपर आयन की वजह से। तो जो आपकी कॉपर रिलीजिंग आयोडीज हैं उनमें ये देखने को मिलता है। तो आप इसको थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कर लेते हैं, हम इसमें लिख देते हैं कॉपर रिलीजिंग आयोडीज। कॉपर रिलीजिंग आयोडीज जो है दे डिक्रीज द मोटिलिटी ऑफ द स्पर्म एंड ऑल्सो डिक्रीज द फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ द स्पर्म। अब थर्ड नंबर पे कौन सी थी बेटा, हमारी हार्मोनल आयोडीज। कौन सी थी, हार्मोनल आयोडीज थी। ये जो हार्मोनल आयोडीज होती है या जो हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज होती हैं, ये क्या करती हैं, दे जस्ट मेक द यूट्रस अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन। ये यूट्रस में ऐसे चेंजेस कर देती हैं कि वहां पर इम्प्लांटेशन हो ही नहीं पाता है, और जो सर्विक्स है उसको हॉस्टाइल कर देती हैं फॉर द स्पर्म। हॉस्टाइल इज, यूं कह लो कि उसको दुश्मन बना देती हैं स्पर्म का, सिंपल। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज, हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज makes the uterus unsuitable, makes the uterus unsuitable for implantation। समझ रहे हो इस बात को, इम्प्लांटेशन मींस अगर इन केस अगर स्पर्म और ओवम का फर्टिलाइजेशन हो भी गया तो अल्टीमेटली उसको इम्प्लांटेशन करना पड़ेगा, आके इम्प्लांटेशन तो करना पड़ेगा ना यूट्रस वॉल पे, तो ये वो भी नहीं होने देती हैं। ठीक है, सो हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज मेक द यूट्रस अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन एंड सर्विक्स हॉस्टाइल टू स्पर्म। और सर्विक्स याद है ना, सर्वाइकल कैनाल वाला सर्विक्स को स्पर्म्स का दुश्मन बना देती है। तो समझ आई आपको बात, हमने क्या किया कि जो मोड ऑफ एक्शन है आयोडीज का, ये आयोडीज आखिर काम कैसे करती हैं, तो इनके तीन हो गए बेटा। आयोडीज जो हैं वो फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म को इंक्रीज करती हैं। जो कॉपर रिलीजिंग आयोडीज हैं वो क्या करती हैं, वो स्पर्म की मोटिलिटी को डिक्रीज करती हैं बाय थिकनिंग ऑफ द सर्वाइकल म्यूकस, साथ में स्पर्म्स की फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी जो होती है उसको भी डिक्रीज कर देती हैं। थर्ड नंबर पे था बेटा हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज। हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज क्या करती हैं, दे जस्ट मेक द यूट्रस अनसुटेबल, सुटेबल जगह ही नहीं रहने देती हैं यूट्रस को इम्प्लांटेशन के लिए, साथ में दे मेक द सर्विक्स हॉस्टाइल टू स्पर्म, स्पर्म का दुश्मन बना देती हैं सर्विक्स को। तो स्पर्म मरते रहेंगे तो इम्प्लांटेशन क्या, प्रेगनेंसी हो ही नहीं पाएगी। सो दिस इज द बेस्ट मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन इन इंडिया यूज्ड बाय दी फीमेल्स। आई होप सबको क्लियर है ये बातें। ठीक है, तो बेटा ये सब था आपका आईयूडीज के बारे में। ठीक है, ये सारा था आपका आईयूडीज के बारे में। अब नेक्स्ट मेथड्स जो है एक्चुअली दे आर द हार्मोनल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। हार्मोनल मेथड ही क्यों बोला हमने, हार्मोनल तो हमने आईयूडी भी ली थी। तो देखो बेटा आईयूडी तो क्या थी, एक डिवाइस थी, मैंने आपको दिखाई थी ना, कुछ डिवाइस होती है यूट्रस में, उसको इंसर्ट किया जाता है, वो एक डिवाइस थी। बट जस्ट सिर्फ ऐसी कोई डिवाइस यूज ना करें, हम एक हार्मोन्स ही ले लें और उससे ही वही हमें हेल्प कर दे कॉन्ट्रासेप्शन में, प्रेगनेंसी ना हो। सो वो मेथड्स को हम कहते हैं हार्मोनल
मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, और इसके अंदर आप इंक्लूड करने वाले हैं क्या, वन इज द OCPs, वेरी फेमस, दैट इज ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। आपने नाम भी सुना होगा, लाइक माला डी, सुना है नाम, बहुत चलता है, बहुत गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल्स होते हैं आप वहां पर एंटर करेंगे तो वहां पर आपको बड़े बड़े बोर्ड दिख जाएंगे माला डी के और ये सब के, ठीक है। तो एक तो है माला डी, ऐसे एक माला एन होती है, ठीक है। तो दीज आर द ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। इसी के अंदर हम इंक्लूड करेंगे बेटा इम्प्लांट्स, सबडर्मल इम्प्लांट्स होते हैं, स्किन के नीचे एक ऐसी डिवाइस या एक मान लो एक ऐसी स्टिक फिक्स की जाती है जिससे कॉन्ट्रासेप्शन रुक जाता है, बड़ी कमाल की बात है ना। और ऐसे ही होते हैं इंजेक्टेबल्स। तो हार्मोनल मेथड में आप 3 चीज इंक्लूड करने वाले हैं, कौन से? फर्स्ट वन इज OCPs, that is oral contraceptive pills, ठीक है। सेकंड नंबर पे आ जाएगा बेटा इम्प्लांट्स, और थर्ड नंबर पे आ जाएगा आपका इंजेक्टेबल्स, ठीक है। तो सबसे पहले जो हम स्टार्ट कर रहे हैं नंबर 1 पे, दैट इज OCPs, फिर से हम इसकी फुल फॉर्म लिख देते हैं, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। देखो बेटा एक बार इसका एक पूरा समझ लो कि है क्या ये चीज। देखो सबसे पहले बात है, इसको पिल क्यों कहते हैं, क्योंकि ये टैबलेट की फॉर्म में आते हैं भाई, गोली की फॉर्म में आता है। तो गोली को नॉर्मल जो आप अपने घर में बोलते हैं ना, सब क्या क्या कहते हैं, गोली ले लो, गोली ले लो, कोई कहता है तुम्हें टैबलेट ले लो, नॉर्मल गोली ही बोल देते हैं। तो गोली इज पिल, तो ये पिल की फॉर्म में आता है, तो इसको ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल नाम दे दिया गया, ठीक है। अब ये जो तुम पिल्स ले रहे हो इसमें है क्या आके देखो, नॉर्मली जो इसके अंदर हॉर्मोन्स की बनी होती हैं, कौन से जो मेन यूज है वो होता है हार्मोन बेटा प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। यहाँ पे आपको लिखा मिलेगा प्रोजेस्टाजन, दैट इज प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। सिंपल कंफ्यूज नहीं होना, प्रोजेस्टाजन या एस्ट्रोजन भी लिखा हुआ मिलेगा, वो अलग है, ठीक है। प्रोजेस्टेरोन, तो टेबलेट्स जो है वो 2 टाइप की आ रही है यहाँ पर, या तो सिर्फ उसके अंदर प्रोजेस्टेरोन होगा जैसे प्रोजेस्टाजन होगा, या कॉम्बिनेशन होगा प्रोजेस्टाजन प्लस एस्ट्रोजन का, ठीक है। तो 2 टाइप की टैबलेट है जिसमें सिर्फ प्रोजेस्टेरोन होगा, जिसे बोल देंगे हम मिनी पिल, क्या बोल देंगे, मिनी पिल। और एक होती है कॉम्बिनेशन पिल जिसके अंदर प्रोजेस्टाजन भी होगा प्लस एस्ट्रोजन भी होगा, ठीक है। ठीक है जी, अब इनको लिया कैसे, चलो एक बात करते हैं, ये करती क्या है। चलो तुम पिल तो ले रहे हो, क्या करेंगी, ये ओव्यूलेशन को रोकती है। याद करो जब हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल की बेटा, तब हमने जब जो सिक्रीटरी फेज था उसमें हमने आपको क्या बताया था कि जी वहां पर प्रोजेस्टेरोन का लेवल बड़ा ज्यादा है, एस्ट्रोजन का भी ज्यादा था। तो जब तक प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का लेवल ब्लड में ज्यादा रहता है तब तक FSH और LH सिक्रीट नहीं हो पाते। FSH और LH सिक्रीट नहीं हो पाते तो फॉलिकुलर ग्रोथ नहीं होगी, मतलब नेक्स्ट साइकिल ही स्टार्ट नहीं होगी, ठीक है। वही हम इन पिल्स में करते हैं। वुमन जो है वो पिल लेती है, जैसे जैसे पिल लेती है प्रोजेस्टेरोन जा रहा है, प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ता है, थोड़ा थोड़ा हाई रहता है ब्लड में, तो FSH और LH सिक्रीट नहीं होंगे बेटा, तो ओव्यूलेशन ही नहीं हो पाएगा, ना ओव्यूलेशन हो पाएगा। ऊपर से ये क्या करती हैं, गलती से हो गया तो ये इम्प्लांटेशन भी नहीं होने देती हैं। सो दे इनहिबिट ओव्यूलेशन एंड इम्प्लांटेशन। साथ में जो सर्वाइकल म्यूकस है उसकी कंसिस्टेंसी को भी ये ऑल्टर करती हैं, मतलब जो सर्वाइकल म्यूकस है उसको थिक करती है ताकि स्पर्म की मोटिलिटी कम हो जाए। सो दिस इज द मोड ऑफ एक्शन ऑफ द ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। 2 टाइप की हो गई, एक तो जो वो जिसके अंदर सिर्फ प्रोजेस्टाजन होगा, दूसरी वो जिसमें प्रोजेस्टाजन प्लस एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन होगा, ठीक है। अब एक चीज, इनको लेते कैसे हैं, कब लेंगे, कैसे लेंगे, देखो जो नॉर्मल वुमेन्स यूज करती हैं दैट इज माला डी, एक माला एन करके भी आती है, उसमें क्या होता है आपको 21, देखो ये बात समझो, आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल जो फीमेल्स हैं उनके अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने दिन की है बेटा, 28 डेज की, नॉर्मल एवरेज जो हम लेकर चल रहे हैं 28 दिन की मेंस्ट्रुअल साइकिल है जी, ठीक है। फिर करना क्या है, करना ये है कि आपको 21 दिन तक लगातार ये टैबलेट लेनी होती है, ये पिल लेनी होती है। 28 के, देखो बेटा 28 दिन की मेंस्ट्रुअल साइकिल है, आपको 21 डेज जो है पिल्स लेनी है,
21 डेज पिल्स लेनी है, 7 डेज के लिए पिल्स नहीं लेनी है, नो पिल। 7 दिन के लिए पिल नहीं, लगातार 21 दिन ले लो, 21 कंप्लीट हो जाएंगी पिल्स, छोड़ दो। आती ही ऐसे हैं, 21 पिलाएंगी, लगातार लो, एक भी दिन गैप नहीं होना चाहिए, लगातार लो और फिर छोड़ दो। जब तुम छोड़ते हो इन पिल्स को तब मेंस्ट्रुएशन होती है। अब क्वेश्चन क्या अराइज होता है, मैम हमने तो एफएसएच ही नहीं रिलीज होने दिया, तो वो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो 21 दिन चलनी थी, जो जिसमें फॉलिकल की ग्रोथ होनी थी, वो तो हो नहीं पाई, तो मेंस्ट्रुअल तो ब्लीडिंग क्यों होगी, तो ये मेंस्ट्रुएशन का फेज क्यों आया। तो आपने ये बात समझनी है बेटा, यहाँ पर जो ब्लीडिंग होती है इन वुमेन्स में जो ये ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेती हैं, यहाँ पर तो ओवम बनने ही नहीं दे रहे हैं हम। ओवम क्या बनने दे रहे हैं, ओवम को रिलीज होने दे रहे हैं क्या, नहीं, फॉलिकल की ग्रोथ नहीं होने दे रहे हैं, ये पिल्स नहीं होने देती हैं। तो जब आप इन पिल्स को रोकते हो ना बेटा, तो आपकी बॉडी कुछ इफेक्ट दिखाती है, तो उसको कहते हैं हम विड्रॉल ब्लीडिंग। उसको क्या कहते हैं, विड्रॉल ब्लीडिंग। जैसे ही आपने पिल्स रोकी वैसे ही वुमेन की बॉडी 2-3 दिन के अंदर ब्लीडिंग फेज स्टार्ट हो जाता है, जो कि वही कंटिन्यू 4 से 5 दिन तक चलती है, उसे हम कहते हैं विड्रॉल ब्लीडिंग, और उस फेज को हम मेंस्ट्रुएशन ब्लीडिंग फेज कह देते हैं। समझ आई ये बात, ठीक है। तो 21 दिन तक लगातार पिल्स लेंगे और फिर 7 दिन का गैप दे देते हैं, ठीक है। कितने, 7 दिन का हम इसके अंदर गैप देते हैं। उन 7 दिन के अंदर क्या होता है, ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। और फिर ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई, ये तो 1 महीने की बात हुई, दोबारा कब स्टार्ट करना है समझना है आपको, ठीक है। 7 दिन के बाद ब्लीडिंग स्टार्ट हुई थी, अब आपने क्या करना है कि जो ब्लीडिंग के पहले 3-5 दिन होते हैं, 1 से लेके 5 डेज तक, उनमें से याद रखो जब ब्लीडिंग वुमेन को हो रही है, जो ब्लीडिंग फेज चल रहा है, उसी फेज के अंदर दोबारा से ये 21 दिन वाला कोर्स स्टार्ट कर देना है। ये वेट नहीं करनी कि कब कहीं जाके ब्लीडिंग स्टॉप होगी तब मैं पिल्स लूंगी, नहीं। क्या करना है, जब ब्लीडिंग फेज में वुमेन है उसको तभी ये क्या करनी है, स्टार्ट करनी है, ताकि नेक्स्ट साइकिल जो स्टार्ट होनी थी, जो प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम होने से एफएसएच रिलीज होने वाला था, वो कहीं ना हो जाए। तो ब्लीडिंग फेज के अंदर ही आपको नेक्स्ट 21 दिन वाली ये पिल्स एक से स्टार्ट कर देनी है। फिर 21 दिन तक लो, 7 दिन छोड़ दो, फिर 21 दिन लो, 7 दिन छोड़ दो, ठीक है, क्लियर है बात। चलो अब लिख लेते हैं इन चीजों को हम, और इसके अंदर हम सहेली का भी काम लिखेंगे। ठीक है बेटा, तो हमने क्या लिखा, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स दैट इज ओसीपीज, दैट इज ओसीपीज। अब ओसीपीज जो है किस फॉर्म में यूज की जा रही है, मैंने आपको बताया, दे आर यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट्स, टैबलेट। सो इसलिए हम इसको नॉर्मली कैसे रेफर कर देते हैं, पिल्स। इसलिए हम इसको क्योंकि टेबलेट की फॉर्म में यूज करते हैं, तो इसको हम कह देते हैं कि भाई ये पिल्स हैं। क्या है, पिल्स हैं। और इनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा है, ओरल एडमिनिस्ट्रेशन। देखो सिंपल सी बात है बेटा, देखो नेचुरल मेथड में तो कुछ ले ही नहीं रहे थे, बैरियर मेथड में आप पेनिस और वेजाइना सर्विक्स को कवर कर रहे थे, आईयूडीज भी जो हैं वेजाइना के थ्रू यूट्रस में डाली गई थी, बट ये तो टेबलेट हैं तो इनको खाना है, ठीक है, इनको खाना है, पानी के साथ लेना है। सो इनका क्या है बेटा, ओरल एडमिनिस्ट्रेशन है। फिर मैंने आपको बताया कि ये 2 टाइप की आप करेंगे, 2 टाइप्स की होती है। 2 टाइप्स की हम याद रखेंगे बेटा। एक तो होगी जिसके अंदर सिर्फ प्रोजेस्टेरोन होगा, जिसको हम यहाँ पे बोल रहे हैं प्रोजेस्टाजन, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, प्रोजेस्टाजन। तो आप इसमें लिख दो ओनली, आप क्या लिखोगे बेटा, ओनली प्रोजेस्टोजन्स, ठीक है। एक कौन सी होगी जिसके अंदर सिर्फ क्या है, प्रोजेस्टोजन है, दूसरी क्या है, कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन ऑफ
प्रोजेस्टोजन एंड एस्ट्रोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोजेस्टोजन एंड एस्ट्रोजन, तो इनको आप बोल देते हैं दीज आर दी कंबाइंड पिल्स, और इन्हें हम बोल देते हैं बेटा मिनी पिल्स। सिंपल, फटाफट से लिख लो इसको। दो टाइप की होती है, एक होती है जिसमें सिर्फ प्रोजेस्ट्रोजन हो, प्रोजेस्टेरोन हो सॉरी, ठीक है, और दूसरी होती है जिसके अंदर प्रोजेस्ट्रोन प्लस एस्ट्रोजन का आप कॉम्बिनेशन दे देते हैं, और जो नॉर्मली यूज किए जाती है वो कंबाइंड पिल्स ही होती हैं, जिसके एग्जाम्पल आप लिख लीजिए। वन इज माला डी, दूसरी है बेटा माला एन। एक है माला डी, दूसरी क्या है बेटा माला एन है, माला डी एंड माला एन, ठीक है। अब फिर जो मैंने आपको टेक्निक बताई थी, ओरल एडमिनिस्ट्रेशन तो है, बट इसको लेते कैसे हैं? सो पिल्स हैव टू बी टेकन फॉर रेगुलर 21 डेज, 21 दिन तक इनको लगातार लो, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे? पिल्स हैव टू बी टेकन रेगुलरली फॉर 21 डेज, पिल्स have to be taken regularly for 21 days। और इसके अंदर एक पॉइंट लिखो, स्टार्ट कब करना है? स्टार्टिंग प्रेफरेबली, कब स्टार्ट करना है बेटा? मैंने अभी आपको बताया था, स्टार्टिंग प्रेफरेबली पहले जो 5 दिन है आपके ब्लीडिंग फेज के ही, पहले जो 5 दिन है आपके बेटा मेंस्ट्रुएशन के, जिस टाइम पे आपको वो विड्रॉल ब्लीडिंग हो रही है, उस टाइम पे स्टार्ट करना है। स्टार्टिंग प्रेफरेबली फ्रॉम फर्स्ट 5 days ऑफ मेंस्ट्रुएशन। और एक चीज और लिख लो यहाँ पे मेंस्ट्रुएशन, ताकि आपको याद रह जाए कि मैम ने क्या बताया था, कि यहाँ पे जो मेंस्ट्रुएशन है दैट इज विड्रॉल ब्लीडिंग। याद रहेगा बेटा? भाई दिमाग में आता है ना कि मैम हमने तो प्रोजेस्टेरोन का लेवल इंक्रीज करके एफएसएच को कम करवाया था ताकि ओव्यूलेशन ही ना हो पाए, तो ब्लीडिंग क्यों हुई? इसलिए हुई, ठीक है। क्लियर है? ओके है सब कुछ, ऑल थिंग ओके, चलो ठीक है। तो यहाँ पर होती है विड्रॉल ब्लीडिंग, 21 दिन तक लगातार लेनी है, और मेंस्ट्रुएशन के पहले जो 5 दिन होंगे तभी कोशिश करनी है कि उसको स्टार्ट कर दिया जाए, ठीक है। देन 21 दिन तक ली, उसके बाद आफ्टर अ गैप ऑफ 7 days, आफ्टर अ गैप ऑफ 7 days फिर से ये 21 पिल्स वाला जो है पैटर्न स्टार्ट कर दो। आफ्टर अ गैप ऑफ 7 days पिल्स हैव टू बी, इसमें आप क्या लिखो बेटा? आफ्टर अ गैप ऑफ 7 days, ऐसे लिख दो इसको, पिल्स हैव टू बी रिपीटेड इन सेम पैटर्न। सेम पैटर्न, जैसे पहले 21 दिन ली थी, फिर 7 दिन छोड़ दो, 7 दिन छोड़ने के बाद उन 7 दिन के एंड के अंदर ही क्या हो जाएगी? ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी, और फिर वहां पे जब ब्लीडिंग हो रही है उसके पहले 5 दिन में से कोई भी दिन चूज कर लो, और फिर से इन पिल्स को लेना स्टार्ट कर दिया जाए। तो हर महीने ये चीज जो है रिपीट की जाती है। ऐसा नहीं है एक बार ले ली तो भाई आगे लेने की जरूरत नहीं है, नहीं, जब तक फीमेल चाहती है कि वो प्रेग्नेंट ना हो, वो कंसीव ना करे, तब तक ये जो प्रोसीजर है इसको रिपीट करना पड़ेगा बाय द फीमेल, ठीक है। कब तक रिपीट करना पड़ेगा? टिल द फीमेल वांट्स टू गेट, जब तक फीमेल ना चाहे कि उसने प्रेग्नेंट होना है, टिल द फीमेल ना चाहे, फीमेल डिजायर्स, तो टिल द फीमेल डिजायर्स टू गेट
प्रेग्नेंट। ठीक है, द फीमेल डिजायर्स टू गेट प्रेग्नेंट और टू कंसीव। क्लियर है बेटा इतनी बात? चलो अब हम करने वाले हैं इसका मोड ऑफ एक्शन। वैसे तो मैं आपको बता ही चुकी हूं पूरा कि काम कैसे करती हैं ये पिल्स, फिर भी हम लिख देते हैं। ठीक है, सो मोड ऑफ एक्शन ऑफ ओसीपीज। ओसीपीज का मोड ऑफ एक्शन क्या रहेगा? ओसीपीज जो है दे इनहिबिट, लिखो, इनहिबिट ओव्यूलेशन, inhibit implantation, inhibit ovulation, inhibit implantation। साथ में ये क्या करती हैं? they alter the quality of cervical म्यूकस। ऑल्टर द क्वालिटी ऑफ सर्वाइकल म्यूकस मींस जो सर्वाइकल म्यूकस है इसको क्या कर देती है? थिक। सर्वाइकल म्यूकस को थिक कर देती है, तो मोटिलिटी ऑफ स्पर्म जो है वो क्या हो जाती है बेटा? रिड्यूस। ठीक है, तो जब सर्वाइकल जो है म्यूकस जो है वो थिक हो जाएगा तो ये सिंपल सी बात है, स्पर्म जो है वो आगे की साइड पे मूव नहीं कर पाएगा। ठीक है, अब इनके अगर हम एडवांटेजेस की बात करें कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स जो हैं इनके क्या एडवांटेजेस हैं, तो आप लिख सकते हो। एक तो बहुत ही इफेक्टिव होती है ये। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप यही लिख सकते हैं, दे आर वेरी इफेक्टिव। काफी ज्यादा इफेक्टिव है, मींस इफेक्टिव इन द सेंस आपको कॉन्ट्रासेप्शन चाहिए, प्रेग्नेंट नहीं होना है तो ये नहीं होने देंगी। सो दे आर वेरी इफेक्टिव। इनके साइड इफेक्ट्स भी काफी कम है, लेस साइड इफेक्ट्स। साइड इफेक्ट्स एंड easily accepted by और इनको फीमेल्स जो हैं वो इजीली एक्सेप्ट भी कर लेती हैं। सो दे आर वेरी इफेक्टिव, हैव लेस साइड इफेक्ट एंड दे आर इजीली एक्सेप्टेड बाय द फीमेल्स, और इनको फीमेल्स जो हैं वो इजीली एक्सेप्ट भी कर लेती हैं। अब एक और जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है जिसकी हम बात कर लेते हैं यहाँ पर, सहेली की। बेटा अगर सहेली की बात करें तो मैंने आपको बताया था इट इज वंस अ वीक पिल। ये कैसी है? इट इज अ वंस अ वीक पिल बताई थी मैंने आपको। वंस अ वीक पिल है, ठीक है, नॉन स्टीरॉयडल है। नॉन स्टीरॉयडल मतलब क्या है? यहाँ पे प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन इस चीज से नहीं बनी है, वो क्या स्टीरॉयड हार्मोन्स हैं, तो ये नॉन स्टीरॉयडल है बेटा। यहाँ पर प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन नहीं है, तो फिर इसके पास ऐसा क्या है जिससे ये अपना कॉन्ट्रासेप्शन के काम करती है? इट हैज सेंट क्रोमन। ठीक है, इसके पास जो केमिकल है या ड्रग है किससे बनी होती है? इट इज मेड अप ऑफ सेंट क्रोमन। किससे बनी है बेटा? सेंट क्रोमन। अब ये सेंट क्रोमन क्या करता है? ये क्या करता है? ये इम्प्लांटेशन नहीं होने देता है बाय ब्लॉकिंग द एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स। देखो जो आपकी एंडोमेट्रियम है यूट्रस की, वहां पर उस एंडोमेट्रियम को क्या होना है? एंडोमेट्रियम के ऊपर जो है एस्ट्रोजन हार्मोन है वो आकर एक्ट करेगा। वो उसको क्या करता है? वो उसको रेडी करता है, उसमें बहुत ज़्यादा प्रोलिफरेशन हो जाता है, उसका साइज इंक्रीज हो जाता है, उसमें ब्लड वेसल इंक्रीज होते हैं, ताकि वो खुद को प्रिपेयर करता है अगर इन केस फर्टिलाइजेशन हो गई तो उसने वहाँ पर आकर अटैच करना है, प्रेगनेंसी होनी है, इम्प्लांटेशन होती है। बट ये क्या करेगा? ये क्या करता है? सहेली पिल्स क्या करती हैं? वंस अ वीक पिल है जो हफ्ते में एक ही बार लेनी होती है। ये करती क्या है? ये सेंट क्रोमन रिलीज करती हैं, और ये जो
सेंट क्रोमन है ये क्या करता है, देखो एस्ट्रोजन जो है एंडोमेट्रियम पे जाकर काम करता है, काम करने के लिए उसको क्या चाहिए, रिसेप्टर चाहिए। उस एंडोमेट्रियम के पास एस्ट्रोजन के लिए रिसेप्टर हैं, वो उस रिसेप्टर पे जाके अटैच करता है और अपना काम करना शुरू कर देता है। ये सेंट क्रोमन क्या करती है, वो जो रिसेप्टर है ना एस्ट्रोजन रिसेप्टर, उसको ही ब्लॉक करवा देता है, उसको क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है। तो जैसे ही उस रिसेप्टर को ब्लॉक करता है तो एस्ट्रोजन उस पे एंडोमेट्रियम पे आ नहीं पाएगी, काम नहीं कर पाएगी, तो एंडोमेट्रियम खुद को तैयार नहीं कर पाएगी, एंडोमेट्रियम खुद को तैयार नहीं कर पाएगी, और अल्टीमेटली अगर फर्टिलाइजेशन हो भी गई तो इम्प्लांटेशन नहीं हो पाएगा। क्लियर है इतनी बात? सो इट हैज सेंट क्रोमन। अभी सेंट क्रोमन क्या करता है, इट प्रिवेंट्स इम्प्लांटेशन by blocking the estrogen receptors। ठीक है, ये क्या करता है बेटा, एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स जो हैं उनको ब्लॉक कर देता है। कैसे, देखो जरा एक बार, देखो मैं कह देती हूं कि ये थी हमारी एंडोमेट्रियम, दिस इज द एंडोमेट्रियम। ठीक है, अब ये जो एंडोमेट्रियम है बेटा, इस पे प्रेजेंट होगा एक रिसेप्टर। मान लो उस रिसेप्टर को हम ऐसे करके दिखा देते हैं ताकि आपको ठीक से दिख जाए। ठीक है, ये है वो रिसेप्टर। इस रिसेप्टर पर आकर ये जो एस्ट्रोजन है इसने यहां आकर क्या करना है, कंबाइन करना है। दिस इज द एस्ट्रोजन। ये एस्ट्रोजन आएगा और ये क्या कहेगा कि मुझे इसके साथ जो है अटैच करना है। ठीक है, दिस इज एंडोमेट्रियम। ये क्या है, एंडोमेट्रियम। ठीक है, ये कहेगा कि, लेकिन अब ये वुमन जो है ये क्या कर रही है, ये सेंट सहेली पिल्स ले रही है, जिसके पास क्या है, सेंट क्रोमन है, जिसके पास क्या है बेटा, सेंट क्रोमन है। तो वो सेंट क्रोमन अब आ जाएगा, वो अपना काम करना स्टार्ट कर देगा। उसका काम क्या है, वो आएगा। मान लो वो वुमेन क्या ले रही थी बेटा, सेंट क्रोमन, यहां लिख देते हैं हम, शी वॉज टेकिंग सेंट क्रोमन, मतलब सहेली पिल ले रही थी, उसमें से ये सेंट क्रोमन आया, और ये सेंट क्रोमन क्या करता है, इट मॉड्यूलेट द रिसेप्टर्स। ये क्या था, दिस इज द एस्ट्रोजन रिसेप्टर। समझ रहे हो, एस्ट्रोजन आया, उसने क्या करना था, इस रिसेप्टर से अटैच होता और इस एंडोमेट्रियम को क्या करता, प्रोलिफरेट करवाता, इसको तैयार करता इम्प्लांटेशन के लिए। बट क्योंकि वुमेन सहेली पिल लेती है, वो उसके पास जो ये सेंट क्रोमन है ये आ जाता है, और ये क्या करता है, ये जो रिसेप्टर इसको मॉड्यूलेट करता है। आप सिंपल समझ लो, इसकी जो शेप है उसको ही चेंज कर देता है। तो जो एस्ट्रोजन है वो इसको पहचान ही नहीं पाती, नहीं पहचान पाएगी तो दोनों का कॉम्बिनेशन नहीं होगा, ये इससे अटैच नहीं कर पाएगी। अटैच नहीं करेगी तो जो आपकी एंडोमेट्रियम है वो खुद को प्रिपेयर नहीं कर पाएगी, और अगर प्रिपेयर ही नहीं कर पाएगी तो इम्प्लांटेशन कैसे होगी, तो इम्प्लांटेशन हो ही नहीं पाएगी। ठीक है, समझ आई बात? ठीक है, तो आप क्या लिख सकते हो कि ये जो सहेली पिल है, ये जो सहेली पिल है it is anti-estrogen, act as modulator। ठीक है, एस्ट्रोजन के अगेंस्ट काम करती है, और ये क्या होती है, मॉड्यूलेटर है, एंड स्टॉप द बाइंडिंग stops the binding of estrogen to receptor।
समझ आइए बेटा, ठीक है। तो समझ आ गया आपको सहेली पिल जो है वो कैसे काम करती है। इट इज एंटी एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन के अगेंस्ट काम कर रही है। एज अ मॉड्यूलेटर मींस ये जो एस्ट्रोजन की बाइंडिंग थी उसको क्या कर देती है, स्टॉप। उसको क्या करा बेटा, उसने स्टॉप कर दिया। यहाँ पे इसने इसको स्टॉप कर दिया, ये इस पे नहीं जा पाएगा क्योंकि इसकी शेप चेंज कर देगी, इसको पहचान ही नहीं पाएगा एस्ट्रोजन। तो दोनों की कॉम्बिनेशन नहीं होगा, दोनों मिलेंगे नहीं तो एंडोमेट्रियम का प्रोलिफरेशन नहीं हो पाएगा, मींस एंडोमेट्रियम तैयार ही नहीं हो पाएगी फॉर इम्प्लांटेशन एंड अल्टीमेटली प्रेगनेंसी हो ही नहीं पाएगी। सो दिस इज द मेथड ऑफ सहेली की, हाउ सहेली वर्क्स। क्योंकि सहेली के पास प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन नहीं है, इट इज नॉन स्टीरॉयडल, सो इसके पास जो केमिकल है दैट इज सेंटक्रोमिन। कौन सा केमिकल है बेटा इसके पास, सेंटक्रोमिन, जो इसको हेल्प करता है टू एक्ट एज कॉन्ट्रासेप्टिव। नेक्स्ट जो है हमारा, ये था बेसिकली पूरा ओसीपीज के बारे में, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं सबडर्मल इम्प्लांट्स। अब हम बात करते हैं बेटा सबडर्मल इम्प्लांट्स के बारे में, ठीक है। ये देखो, पहले लिख देते हैं सब डर्मल इम्प्लांट्स कह लो या जस्ट इम्प्लांट्स कह सकते हो आप इसको। नॉर्मली किस नाम से जाने जाते हैं, नोर प्लांट। नोर प्लांट। सबडर्मल का मतलब क्या होता है, अंडर द स्किन। सबडर्मल का मतलब क्या होगा बेटा, अंडर द स्किन, ठीक है, स्किन के अंडर। अब इसके अंदर क्या होता है, आपको ये स्टिक्स दिख रही हैं, इसके अंदर देखो ये 6 स्टिक्स हैं, 1 2 3 4 5 6। ये कुछ ऐसी स्टिक्स होती हैं जैसे मैच बॉक्स होते हैं ना, माचिस, वैसी वैसी कुछ स्टिक्स होती हैं। इनको इम्प्लांट किया जाता है, नॉर्मली यहाँ पर इम्प्लांट कर दिया जाता है अंडर द स्किन। और ये जो स्टिक्स हैं ये कैसी हो सकती है, या तो सिर्फ प्रोजेस्टेरोन की बनी होंगी या प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन के कॉम्बिनेशन की बनी होगी, कोई भी हो सकती हैं। इनको स्किन के अंदर जो है फिक्स कर दिया जाता है। अब ये क्या करती हैं, धीरे 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 कर क्या करती हैं, ये हॉर्मोन्स रिलीज करती है, प्रोजेस्टेरोन या प्रोजेस्टेरोन प्लस एस्ट्रोजन, जो भी आप स्टिक यूज कर रहे हो उस हिसाब से ये रिलीज करेंगी। और जैसे जैसे ये रिलीज होंगे तो सिमिलर काम इनका कैसा है, इनका मोड ऑफ एक्शन कैसा है बेटा, मोड ऑफ एक्शन इज सिमिलर टू द ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, ठीक है। तो आप इसमें लिख सकते हो दे कैन बी, इम्प्लांट्स जो हैं दे कैन बी ऑफ प्रोजेस्ट्रोजेंस और एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन। Mode of action is similar to ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। जैसे ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव काम करती थी ना, उनका क्या करते थे, वो ओव्यूलेशन नहीं होने देते थे, फर्टिलाइजेशन इम्प्लांटेशन नहीं होने देते थे, सर्वाइकल म्यूकस की जो क्वालिटी है उसको अल्टर कर देते थे, वही ये काम करेगी। चीज तो वही है, वही प्रोजेस्टेरोन वही एस्ट्रोजन है, तो काम तो ये वैसे ही करती हैं। सो इनका मोड ऑफ एक्शन जो है वो सिमिलर टू ओसीपीज है। कैसा है बेटा, दे आर सिमिलर टू ओसीपीज। और आप इसमें लिख देते हो वंस implanted prevent conception लिख सकता आप, prevent conception for 3 to 5 years। एक बार अगर किसी वुमेन ने इसको लगवा ली, कंसेप्शन मतलब कंसीव मतलब क्या हो जाना, प्रेग्नेंट हो गया, तो इस कंसेप्शन को ये रोकते हैं। 3 से 5 साल तक इनका ड्यूरेशन होता है। सिंपल सी बात है, कोई टेंशन नहीं, कोई पिल्स नहीं लेनी, कुछ नहीं करना, ये अपने बॉडी में लगवा लो, सबडर्मल इम्प्लांट करवा लो और धीरे धीरे ये अपना काम करती रहती हैं। और इफेक्टिविटी कब तक है बेटा, फॉर 3 to 5 years। इफेक्टिविटी कब है बेटा, 3 to 5 years तक इनकी होती है, कंसेप्शन को रोकेंगी। और है क्या बेसिकली 6 मैच स्टिक शेप कैप्सूल्स।
जिन्हें इम्प्लांट्स कहा जाता है। 6 मैच 6 शेप के कैप्सूल्स होते हैं जिन्हें इम्प्लांट कहा जाता है, और ये स्किन के नीचे जो है इसको फिट कर दिया जाता है एंड इट अपना काम कर लेती है और आपको जो चाहिए वो हो जाता है। समझ आई बेटा? तो दीज आर द सबडर्मल इम्प्लांट्स। ये क्या है? दे आर द सबडर्मल इम्प्लांट एंड स्लोली, ये तो लिखा ही नहीं हमने। कैप्सूल है जो स्लोली स्लोली अपना भाई वो रिलीज करते रहते हैं, क्या? प्रोजेस्टेरोन को रिलीज करते रहते हैं। फिर अगर आपको याद हो, थर्ड नंबर पे हमने क्या लिखा था बेटा? इंजेक्टेबल्स लिखे थे। थर्ड नंबर पे हमने क्या लिखा था? इंजेक्टेबल्स। इंजेक्टेबल्स में जो आपको याद रखना है मेन, वो होता है डेपो प्रोवेरा। इंजेक्टेबल में एक नाम याद रखना है आपको, डेपो प्रोवेरा। ठीक है, ये भी क्या है? प्रोजेस्ट्रोन या प्रोजेस्ट्रोन प्लस एस्ट्रोजन इंजेक्टेबल्स होते हैं। ठीक है, ये कब तक काम करते हैं? इफेक्टिव अप टू 3 मंथ्स। इफेक्टिव अप टू 3 मंथ, 3 महीने तक जो है बेटा ये इफेक्टिव रहते हैं। कब तक? 3 महीने तक। एक इंजेक्शन लिया, 3 महीने की छुट्टी, 3 महीने बाद फिर से इंजेक्शन लिया, फिर 3 महीने की छुट्टी। समझ आई? तो इंजेक्टेबल्स में क्या है? डेपो-प्रोवेरा इंजेक्शन, वही सिमिलर वे ऑफ इनका मोड ऑफ एक्शन है जैसे ओसीपीज का था। और एक इंजेक्शन किससे बने होंगे? फिर प्रोजेस्ट्रोन या फिर प्रोजेस्ट्रोन प्लस एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन होगा। क्लियर इतनी बात? आई होप सबको क्लियर ही होगा, ये तो बहुत ईजी सा था। तो इतना हो गया है हमारा। नेक्स्ट जो है हमारा, दैट इज इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव, या इसको हम बोलते हैं मॉर्निंग आफ्टर पिल्स। ये भी आपको पता होना चाहिए। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव, या इसको आप बोल देते हो मॉर्निंग आफ्टर पिल। अब ये मॉर्निंग आफ्टर पिल तो इज जस्ट अ मिथ कि भाई आपका इंटरकोर्स हो गया है और सुबह ही आपको ये लेना है, ऐसे बस नाम रखती है, ऐसे कुछ नहीं होता। सो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव क्या होता है बेटा? ये जो है आपको नॉर्मली मान लो कि किसी ने गलती से, या जो भी है, या कोई रेप केस है या कुछ भी है, उसके अंदर आप पहले जो 72 आवर्स होते हैं, विद इन 72 आवर्स ऑफ द अनप्रोटेक्टेड सेक्स, उसमें आप इन पिल्स को लेते हैं। और ये पिल्स जो है काफ़ी इफेक्टिव होती है फर्टिलाइजेशन को रोकने में। ठीक है, किसमें मतलब स्पर्म और ओवम को मीट नहीं होने देती अगर आप विद इन 72 आवर लेते हो। और इस 72 आवर में भी आप जितने जल्दी से जल्दी लेते हो उतना ज़्यादा ये इफेक्टिव रहती हैं। ठीक है, ये मेनली अब कब लेते हैं? रेप केसेस के अंदर लेते हैं, आप यूजुअल कोई ऐसे ही अनप्रोटेक्टेड सेक्स हो गया है तब लेते हैं, या आप जो नॉर्मल अपनी पिल्स खाते थे, जो 21 दिन वाली ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स खाते थे, लेना भूल गए हो, एक भी दिन मिस नहीं करनी होती, वो लेना भूल गए हो तो आप इसको ले सकते हो। ठीक है, लेकिन ये जो है ये कोई रेगुलर मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन की तरह यूज नहीं कर सकते हैं इसको। दिस इज जस्ट फॉर इमरजेंसी, तभी इसका नाम है इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव। ठीक है, और ये किस नाम से आती है? आप सबने शायद सुना होगा, टीवी पे बड़ी ऐड आती रहती है, या आपने बैनर्स भी देखे होंगे, काफ़ी जगह लगी होती है। वन इज द आई पिल और दूसरी होती है अनवांटेड 72। अनवांटेड 72 नाम से क्लियर है, पहले 72 घंटे में ले सकते हैं इन द केस ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्स। अनप्रोटेक्टेड सेक्सेस के अंदर आप इसको 72 आवर्स के अंदर ही बेटा इसको ले सकते हो। ठीक है, क्लियर है? तो है तो वो सेम ही, बट चलो लिख लो। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन within 72 hours of unprotected intercourse, or you can say
क्वाइटस, इंटरकोर्स या क्वाइटस। तो पहले 72 आवर्स के अंदर ही इन पिल्स को ले लेना चाहिए, ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन विद इन 72 आवर्स ऑफ क्वाइटस तो काफी इफेक्टिव होती हैं। Have been found to be very effective have been found to be very effective contraceptive। ये क्या है, काफी इफेक्टिव जो है कॉन्ट्रासेप्टिव है, बट इसको आप रेगुलरली यूज नहीं कर सकते हैं बेटा। रेगुलर अगर यूज करना है तो आप ओसीपीज यूज करिए, कॉन्डोम्स यूज करिए, या फिर जो हमने बताया सहेली यूज कर सकते हैं, इम्प्लांट्स लगवा सकते हैं, इंजेक्शंस ले सकते हैं। दीज आर जस्ट फॉर इमरजेंसी, नाम से ही क्लियर है इमरजेंसी। हर रोज का मतलब ऐसा नहीं है कि इसको बार बार इसको यूज किया जाए, साइड इफेक्ट्स भी काफी ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। तो इसको हम कब यूज करते हैं वो भी लिख लो, कब यूज करते हैं बेटा। यूजेस मैंने आपको बताया था, रेप केसेस में यूज कर सकते हैं। मिस्ड पिल्स अभी आपको बोला ना, जो आप मान लो कि माला डी लेते हो लेकिन लेना भूल गए, तब आप इसको यूज कर सकते हो, एक दिन भूल गए हो, ठीक है। कैजुअल अनप्रोटेक्टेड सेक्स हो जाए तब भी आप इसको यूज कर सकते हो। एग्जाम्पल आपको पता ही है, सबने सुने हुए हैं नाम, क्या है एग्जाम्पल, आईपिल, आईपिल एंड अनवांटेड 72। तो ये सब था आपका किसका, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, यूं कह लो हार्मोनल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन का बेटा हम पूरा कर चुके हैं। इसमें मैं आपको कुछ फोटोज दिखा देती हूँ, एक मिनट रुको, कुछ इमेजेस देखिए आप। तो बेटा इसके अंदर आप देखोगे, ये हम देख चुके थे। अगर आप ये देखो, ठीक है, अगर आप इसमें देखोगे तो जो आपकी माला डी आती है वो कुछ ऐसे रैपर में आती है, दिस इज वन इज द सहेली कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, ठीक है। और अभी जो आपका ये वाली है, अगर आप इस पिल को देखो और यहाँ पर भी इस माला डी को देखो, माला डी में हमने क्या कहा था, 21 दिन तक इसको लगातार लिया जाता है। हमने बोला था कि इसको 21 डेज तक, तो यहां से लेकर यहां तक 21 डेज हो गए बेटा, ठीक है। बट कई बार क्या होता है, अगर आप लगातार लेते जा रहे हो तो हो सकता है वुमन को याद ना रहे कि 7 दिन हो गए, कब से शुरू करनी थी, क्या करना था। तो उसकी एक इसमें कंसिस्टेंसीज को मेंटेन करने के लिए इनके साथ क्या आती हैं, पूरी 28 पिल्स आती हैं, जिसमें 21 पिल जो हैं वो तो नॉर्मल क्या है, हार्मोनल पिल है। लेकिन जो ये लास्ट की वाली पिल है ना, जो रेड कलर की दिख रही है, नॉर्मली क्या होती है, आयरन टैबलेट्स होती हैं, ठीक है। आयरन टैबलेट्स होती हैं। तो वुमेन क्या करती हैं, पहले 21 दिन ये लेती जा रही है, यहाँ तक 21 दिन तक ये लेती जा रही है, और लास्ट के जो 7 दिन है तब भी वो आयरन टैबलेट लेते हैं। उससे क्या होते हैं, मिस नहीं होता है, मतलब ये एक पूरी स्ट्रिप खत्म हुई, फिर नेक्स्ट स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। इन 7 डेज जो छोड़ा था, इनके अंदर क्या होगा, ये विड्रॉल ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी इसके एंड में, और तब इनका ये खत्म भी हो जाएगा, नेक्स्ट स्ट्रिप ले लेंगे। तो ये सिंपल सा मेथड है हाउ टू यूज द ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। और ये है आपका आईयूडीज जो यूट्रस के अंदर डाला जाता है, दिस वन, ये वाला जो स्ट्रक्चर है, दिस इज द आईयूडीज, और नीचे इसकी क्या है, आईयूडी की स्ट्रिंग होती है, ठीक है। क्लियर है ये बात। चलो अब इसके अंदर बेटा जो हमारा लास्ट है, दैट इज स्टरलाइजेशन मेथड। हमारे जो टेम्परेरी मेथड्स थे वो सब कंप्लीट हो चुके हैं। लास्ट में हमारा आता है परमानेंट मेथड्स। परमानेंट मेथड जिसमें आप इंक्लूड करेंगे क्या, सर्जिकल मेथड्स, सर्जिकल मेथड्स इसे क्या कहा जाता है, स्टरलाइजेशन प्रोसीजर, इसे क्या कहा जाता है बेटा, स्टरलाइजेशन प्रोसीजर कहा जाता है। और ये क्या होते हैं, दीज आर द टर्मिनल मेथड,
टर्मिनल मेथड होते हैं जो मेल और फीमेल के लिए यूज किए जाते हैं। मींस अगर आपने एक बार ये यूज कर लिए तो कोई टेंशन नहीं है, सिंपल। एक बार होने के बाद रिवर्सिबल है, इरिवर्सिबल, रिवर्स नहीं कर सकते आप इनको, दे आर इरिवर्सिबल, इनको आप रिवर्स नहीं कर सकते। जैसे टेम्परेरी को तो जब आप रोकेंगे तब यू कैन गेट प्रेग्नेंट, बट यहां पर ये क्या हो गए हैं, टर्मिनल। एक बार यूज कर लिया आपने, एक सर्जरी करवा ली तो दोबारा से नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या है बेटा, सर्जिकल इंटरवेंशन है, सिंपल सी बात है। सर्जरी करोगे तो सर्जरी करने से क्या होगा, सर्जिकल इंटरवेंशन ब्लॉक द गैमेट ट्रांसपोर्ट, दे ब्लॉक द गैमेट ट्रांसपोर्ट। गैमेट्स मतलब ओवा और जो स्पर्म है उसके ट्रांसपोर्ट को ही ये ब्लॉक कर देते हैं। सो हेयर देयर बाय प्रिवेंट्स द, देयर बाय कंसेप्शन, देयर बाय प्रिवेंट्स द कंसेप्शन। सिंपल सी बात है बेटा, सर्जिकल इंटरवेंशन है। कैसे है ये देखो, अगर आप इस डायग्राम को देखोगे तो ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हो गया, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अगर हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो वहां पे इस सर्जिकल इंटरवेंशन को बोला जाता है वेजेक्टमी, और फीमेल्स के अंदर बोला जाता है बेटा ट्यूबेक्टमी। तो इसके अंदर हम करते क्या हैं, फीमेल्स के अंदर क्या करते हैं, जो स्क्रोटम होता है वहां से, स्क्रोटम कहाँ है, बॉडी से बाहर है, वहीं से जो ये वास डेफरेंस ऊपर जा रही है इसको कट किया गया और उसके बाद इसको टाई कर दिया गया। कट किया गया, ऐसे गांठ मार दी गई, तो यहां पर जो स्पर्म का फ्लो था, यहां से क्या जा रहे थे बेटा ऊपर स्पर्म्स, वो यहां से आगे जा ही नहीं पाएंगे, नीचे ही रह जाएंगे। स्पर्म जो है, हमारी बॉडी क्या करती है, हमारी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म होता है, कुछ टाइम बाद इनको किल कर दिया जाता है बाय फेगोसाइटोसिस। तो यहाँ पर गैमेट मींस स्पर्म की जो मूवमेंट है उसको ब्लॉक कर दिया गया है, दैट इज ट्यूबेक्टमी। सिमिलरली फीमेल्स के अंदर क्या किया जाता है, जो फैलोपियन ट्यूब है उसको यहाँ से कट कर कर टाई कर दिया गया दोनों साइड से, ताकि जो ओवम जो यहाँ से रिलीज होकर एग आना था यूट्रस के अंदर, ठीक है, वो ना आ पाए। और अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ है तो यहां से जो स्पर्म जा रहे थे वो उस एग तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो सर्जिकल इंटरवेंशन का काम क्या है, दे ब्लॉक द ट्रांसपोर्ट ऑफ द गैमेट्स। ये क्या करते हैं, गैमेट्स जो होते हैं उनके ट्रांसपोर्ट को ब्लॉक कर देते हैं। दिस इज द सर्जिकल इंटरवेंशन। मेल्स में इट इज कॉल्ड वेजेक्टमी, फीमेल्स में इसको कहा जाएगा ट्यूबेक्टमी। फीमेल्स में क्या कहा जाता है बेटा, ट्यूबेक्टमी। तो हम इसको लिख देते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 2 टाइप्स का हो जाएगा, 2 टाइप्स का। ट्यूबेक्टमी एंड वेजेक्टमी, ट्यूबेक्टमी एंड वेजेक्टमी। ट्यूबेक्टमी किसके अंदर होती है, मेल्स के अंदर, और सॉरी वेजेक्टमी किसमें होती है, मेल्स में, और ट्यूबेक्टमी किसमें होती है बेटा, फीमेल्स के अंदर, फीमेल्स के अंदर होती है, ठीक है। अब इसके अंदर किया क्या जाता है, वास डेफरेंस इज कट एंड टाइड। यहां पर क्या किया गया, वास डेफरेंस जो है उसको कट किया गया और टाई किया गया। लिखो इसको, स्मॉल पार्ट ऑफ वास डेफरेंस इज कट एंड टाइड। स्मॉल, छोटा सा पार्ट जो है वास डेफरेंस का उसको कट किया जाता है और फिर उसको टाई किया जाता है थ्रू अ स्मॉल इंसिजन, थ्रू अ स्मॉल इंसिजन ऑन स्क्रोटम, ठीक है। जो मेल स्क्रोटम होता है उसके ऊपर सर्जिकल ब्लेड से कट करके, ऊपर से पहले स्क्रोटम को कट किया जाएगा, फिर अंदर वास डेफरेंस को ढूंढकर उसको कट करके वहां पे उसकी गांठ लगा देते हैं, टाई कर देते हैं, ताकि स्पर्म जो गैमेट है उसकी मूवमेंट को, उसके ट्रांसपोर्ट को ब्लॉक किया जा सके। दिस इज वेजेक्टमी। और ट्यूबेक्टमी में हम क्या करते हैं, फीमेल्स के अंदर स्मॉल पार्ट ऑफ, सेम है,
small part of fallopian tube is cut and tied either through abdomen और थ्रू वेजाइना। सिंपल सी बात है बेटा, या तो ऊपर एब्डोमेन के थ्रू कट करके फेलोपियन ट्यूब तक पहुंचा जाए, या आजकल बहुत अच्छी टेक्निक्स आ गई हैं, नॉर्मल जो वेजाइना होता है उसके थ्रू फेलोपियन ट्यूब को कट कर दिया जाता है। सो दिस इज ट्यूबेक्टमी। तो सर्जिकल इंटरवेंशन और यू कैन से परमानेंट मेथड के अंदर हम क्या करते हैं, वेजेक्टमी करते हैं और ट्यूबेक्टमी करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, वेजेक्टमी एंड ट्यूबेक्टमी, दोनों की ही इफेक्टिवनेस जो है वो बहुत अच्छी है। ठीक है, तो आप इसमें लिख सकते हो वेरी इफेक्टिव। और मैंने आपको पहले ही लिखवा दिया था कि रिवर्सिबल नहीं है, तो ये रिवर्सिबिलिटी इसकी पुअर है, एक बार हो गया तो हो गया। सो इट इज वेरी इफेक्टिव मेथड फॉर कॉन्ट्रासेप्शन। तो यहाँ पर आपका ये बर्थ कंट्रोल बेटा कंप्लीट हो गया। इस बर्थ कंट्रोल में लास्ट एक पैराग्राफ है, उसमें ज्यादा कुछ है नहीं, उससे कुछ क्वेश्चंस नहीं बन सकते। सिंपल ये बताया गया है कि देखो कोई भी चीज जो नेचुरल नहीं है, आप अलग से उसको यूज कर रहे हो, उसका बॉडी में कोई ना कोई साइड इफेक्ट तो रहता है। और कोई भी आप कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज कर रहे हैं, उससे पहले आपको डॉक्टर के से जो है प्रिस्क्राइब करवा लेना चाहिए। काफी ऐसी फीमेल्स हैं जिनको कोई ब्लड वेस्कुलर डिजीज होती हैं, वो इन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स को नहीं ले सकती हैं, उनको नहीं एडवाइज किया जाता है। ठीक है, और इसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं, नॉर्मल जो हर वुमेन को हो ही सकते हैं। क्या क्या हो सकते हैं बेटा, लाइक नोजिया, एब्डोमिनल पेन, ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग, बीच में कभी भी ब्लीडिंग हो जाना, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग का होना, ब्रेस्ट कैंसर भी हो सकती है। दो नॉट वेरी सिग्निफिकेंट, शुड नॉट बी टोटली इग्नोर्ड। मतलब ऐसा नहीं है कि होगा ही होगा, कुछ चांसेस हैं, बट आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। तो जितना हो सके यूज ना किया जाए तो ज्यादा बेटर है। इन सब से तो जो सर्जिकल इंटरवेंशन है वो ठीक रहती है, बट यूज करने पड़ते हैं क्योंकि पॉपुलेशन भी हमें कंट्रोल करनी है। सो दिस वाज द बर्थ कंट्रोल। लास्ट लेक्चर में हमने नेचुरल मेथड किए थे, उन नेचुरल मेथड्स को आज हमने कंप्लीट किया, जिसमें हमने क्या क्या किया है, हमने आईयूडीज की, ओसीपीज की, एंड देन सर्जिकल इंटरवेंशन दैट इज वेजेक्टमी एंड ट्यूबेक्टमी की। अब आपका काम क्या है बेटा, प्रैक्टिस शीट आपको मिलेगी ही मिलेगी, साथ में कुछ क्वेश्चंस हैं एंड में। ठीक है, ये आपका रहेगा होमवर्क। अराउंड 8 क्वेश्चंस हैं जो आपका क्या है बेटा, होमवर्क है। ये सब आपको करने हैं और इन क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। आई होप सबको समझ आया होगा। ठीक है, और आपने बहुत प्यारे प्यारे से अच्छे अच्छे अपने नोट्स भी बनाए होंगे, बस उनको नोट्स बनाइए, रेगुलर क्लासेस कीजिए, रेगुलर प्रैक्टिस शीट कीजिए, कंसिस्टेंसी मेंटेन करो एंड नॉट लूज होप। बस ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।